नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की गणित की तैयारी के क्रम में आज हम गणित का वर्ष 2016 में पूछे गए प्रश्न पत्र को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसमें 1 से लेकर 18 तक जितने भी प्रश्न पत्र हैं सभी को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो पुराने प्रश्न पत्र होते हैं ना, इनका जो पैटर्न होता है वो नए प्रश्न पत्रों में ही फॉलो किया जाता है। तो पुराने प्रश्न पत्रों के अगर आपने सारे सवालों को हल करना सीख लिया तो ये मान के चलिए कि आने वाली जो परीक्षा है इसमें भी जो भी प्रश्न आएंगे वो आप आसानी से हल कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे और आपकी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की गणित की तैयारी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए, क्योंकि दीपावली के जस्ट बाद ही आपकी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा लगा दी गई है। यहां पर प्रश्न संख्या जो 1 है, लिखा हुआ है 16 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करो। केवल 15, केवल 17, 15 और 14, 17 और 18। तो यहां पर पूर्ववर्ती का यह मतलब होता है कि संख्या में आपको 1 माइनस कर देना है। 16 माइनस 1 बराबर आता है 15। तो यहां पर जो उत्तर होगा केवल 15। ठीक है, यहां पर 16 की जो पूर्ववर्ती संख्या होगी वो केवल 15 होगी। देखिए यहां पर जो ऑप्शन सी दे रखा है 15 और 14, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो पूर्ववर्ती या अनुवर्ती ये जो दो संख्याएं होती है ये सिर्फ और सिर्फ एक संख्या होती है। जैसे 16 की जो पूर्ववर्ती होगी वो केवल और केवल 15 होगी। उत्तरवर्ती का मतलब होता है कि संख्या में एक को जोड़ देना। तो अगर हम कहते हैं कि 16 की उत्तरवर्ती बताओ तो 16 प्लस 1 बराबर 17। तो यहां पर जो उत्तर आएगा केवल 17। अगर 16 की उत्तरवर्ती संख्या पूछे तो वहां पर उत्तर आएगा केवल 17। अगला यहां पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, x प्लस 2 बराबर -7। इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, ये जो +2 है ये बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा -7 -2 और दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ गई वो -9 आ गई। अब आप सोच रहे होंगे इतने सरल क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में -a प्लस बी माइनस सी। अब इसको सरल करना है तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसको खोल देंगे ब्रैकेट को। तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी ऐसे ही लिख दिया। ये माइनस, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह लगा तो अंदर के जितने भी चिन्ह होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये सारे चिन्ह बदल गए। ये प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, ये प्लस बी था तो ये माइनस बी हो गया, ये माइनस सी था ये प्लस सी हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये माइनस का ए है, ये प्लस का ए है, कट जाएंगे। ये माइनस का बी है, ये प्लस का बी है, कट जाएंगे। ये प्लस का सी, ये प्लस का सी, दोनों को देंगे जोड़ तो ये आप जाएगा c प्लस सी बराबर 2c। जो आपका उत्तर आया वो आ जाएगा 2c। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है, 45/5 प्लस 4। 45/5 प्लस 4, तो ये कट जाएगा, 5 9 हो जाएगा 45। 9 प्लस 4, यहाँ पर जो उत्तर आएगा आपका 13। आसान से प्रश्न है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या मान होगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो यहाँ पर केवल बी की जगह ए कर दिया गया है, ए की जगह बी कर दिया गया है। तो यहाँ पर है बी माइनस ए एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बी प्लस ए। ये चीज क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 6 क्या दे रखी है, 24 30 36 का लासा ज्ञात करो। लासा निकालना बेहद आसान है। 24 30 36 का यहाँ पर हमने लासा निकाल लिया है। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 12 और 30 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, 36 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 18। अब आगे देखते हैं, जब 12 को हम 2 से फिर से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 आ रहा, 15 कटेगा नहीं तो 15 ऐसे ही रख दिया, 18 कट जाएगा, 2 9 18। फिर से हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 15 वैसे ही रखा, 9 वैसे ही रखा। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी 2 से कटने लायक नहीं है, तो हम 2 से कटने की बजाय अब 3 से शुरू करेंगे। तो 3 से हम काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 तिया 9। फिर से 3 से काटेंगे, 1 आ चुका है, 5 कटेगा नहीं, 3 एकम 3। अब 5 से काट देंगे तो 1 पहले से ही है, 5 एकम 5, 1 पहले से ही। तो यहाँ पर आपने देखा कितनी संख्याओं से कटा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो यहाँ पर इसी को हमने यहाँ पर देख सकते हैं सबको मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। अब इन सभी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा लासा
360 यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है 6xy का 2/3 x स्क्वायर से गुणा करो। तो यहाँ पर 6xy लिख दिया, गुणे का निशान लगा दिया क्योंकि गुणनफल कह रहे हैं। तो 2/3 x स्क्वायर, 2/3 x स्क्वायर। अब यहाँ पर ये 3 दूना 6 ये कट जाएगा, तो ये 2 और 2 आ जाएगा 4। ये एक्स वाई है और ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक एक्स है, तो एक्स क्यूब हो जाएगा और वाई आपका ऐसे ही लिख दिया। तो ये आपका जो उत्तर आएगा 4x क्यूब वाई। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। एक वर्ग की भुजा 2.5 सेंटीमीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बेहद आसान सा क्वेश्चन है। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, भुजा स्क्वायर। अब वर्ग की भुजा कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25। ठीक है, 2.5 का जब हमने स्क्वायर किया तो आ गया 6.25 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, जब भुजा सेंटीमीटर में है तो जो आपका क्षेत्रफल निकल के आएगा वो वर्ग सेंटीमीटर में निकल के आएगा। ओके, चलिए अगला जो यहाँ पर प्रश्न है उसको पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, एबीसी और एमएनपी दो सर्वांग सम त्रिभुज हैं। यदि एबीसी में कोण ए बराबर 50 है, बी बराबर 60 है, भुजा ए बी बराबर 3 है, तथा त्रिभुज एमएनपी में एन 60 है, भुजा एमएन 3 है, तो पी का मान बताइए। यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है ये जो बी है वो 60 है और एन भी 60 है, यानी बी और एन बराबर है। यहाँ पर ए जो है वो आपको दे रखा है 50 और जो आपकी ए बी है वो 3 दे रखी है, एम एन भी 3 दे रखी है। तो यहाँ पर जब ए बी सी और एम एन पी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो यहाँ पर जो ए होगा वही एम होगा, जो बी होगा वही एन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है सारी चीज़ें यहाँ पर। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज एम एन पी। तो यहाँ पर जो एम है वो ए के बराबर है, यानी दोनों 50 के हो जाएंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पर प्रश्न में दिया नहीं, लेकिन जब सर्वांग सम है तो m और a दोनों बराबर हो जाएंगे। n आपको दे रखा है 60, तो m आपको पता चल गया 60 है, 50 है, n आपको पता है 60 है, तो हमें p निकालना है। आसानी से निकाल सकते हैं। एंगल m, एंगल n, एंगल p तीनों को जोड़कर 180 के बराबर रख दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, m की वैल्यू रख दी, n की वैल्यू रख दी, p वैसे ही रख दिया 180। अब 50 और 60 जोड़ेंगे हो जाएगा 110, बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये 180 माइनस 110 हो जाएगा। तो p की जो वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई वो आ गई आपके सामने 70। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लीजिए, क्लियर है सब कुछ। चलिए अब अगला यहाँ पर जो प्रश्न दे रखा है, यदि एक विषम संख्या 2x + 1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो वहां पर आपको देखना होता है कि विषम संख्या दे रहे हैं और दूसरी विषम संख्या ही क्रमागत पूछी जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जब एक विषम संख्या दे रखी हो दूसरी क्रमागत विषम संख्या पूछे तो वहां पर आपको 2 जोड़ देना है। ठीक है, अगर आपकी एक विषम संख्या 2x + 1 है तो इसमें जब 2 आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x + 3। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली विषम संख्या 2x + 1 है, दूसरी की क्रमागत विषम संख्या कितनी हो जाएगी 2x + 1 + 2। हमने यहाँ पर 2 जोड़ दिया तो यहाँ पर कितनी आ गई 2x + 3। यानी अगर पहली विषम संख्या 2x + 1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या हो जाएगी 2x + 3। आगे बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है। यदि श्याम की उम्र 2 वर्ष पश्चात 30 वर्ष होगी तो राम की वर्तमान उम्र बताइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो श्याम की वर्तमान उम्र कितनी है वो हम कैसे निकालेंगे। देखिए जो श्याम की उम्र है वो 2 वर्ष बाद 30 हो रही है। अगर अभी किसी की उम्र 5 है और 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, यानी यहाँ पर 2 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि 2 वर्ष पश्चात 30 हो रही, तो 30 - 2 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 28 वर्ष। तो श्याम की जो वर्तमान आयु हो गई, उम्र हो गई, वो हो गई 28 वर्ष। अब यहाँ पर बता रहे हैं राम की वर्तमान आयु बताओ, तो राम की वर्तमान उम्र लिखा। यहाँ पर साफ साफ दे रखा है प्रश्न में कि राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है। यानी श्याम की अगर 28 है तो राम की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी 28 + 5 = 33।
आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको यहाँ पर सबसे पहले श्याम की वर्तमान उम्र निकाल लेनी है और फिर यहाँ प्रश्न में साफ साफ दे रहा है कि श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है राम की उम्र। तो राम की उम्र कितनी हो जाएगी, 28 + 5 = 33। चलिए अब आगे देखते हैं अगला जो यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 12। 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस मंझला ब्रैकेट, फिर माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट, 3 माइनस, फिर बार ब्रैकेट, 3 माइनस 3, सारे ब्रैकेट बंद हो गए। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जो सबसे छोटा ब्रैकेट है सबसे पहले हमें उसको सॉल्व करना होता है। तो ये आपका जो बार ब्रैकेट है ये सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3 माइनस 3 कितना होता है, 0 होता है। तो हमने उसी ब्रैकेट की जगह लिख दिया 0। तो यहाँ पर जब 3 माइनस 0 आ गया तो ये हो जाएगा 3। ब्रैकेट के बाहर लगा है माइनस का निशान, तो ये जो 3 अंदर वाला था वो हो गया माइनस का। तो ये जो मंझले ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 3 माइनस 3। अब 3 माइनस 3 फिर से आपको मालूम है 0 होता है, तो इसी 3 माइनस 3 की जगह हमने रख दिया 0। अब ये 3 माइनस, ये देखिए ऐसे ही लिखा हुआ है, और 3 माइनस 3 की जगह हमने 0 लिख दिया। अब 3 माइनस 0 कितना होता है, वो 3 होता है। ठीक है, अब ये 3 माइनस यहाँ लिख दिया, और 3 माइनस 0 कितना होता है, 3 यहाँ लिख दिया। अब 3 माइनस 3 कितना होगा, ये आप क्लियर कर लीजिए। 3 माइनस 3 कितना होगा, 0। यहाँ पर जो आपका उत्तर आएगा वो आपके सामने है। कितना आया उत्तर, 0 उत्तर आया। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 बचे। तो हमें ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है, यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है, से भाग देने पर। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस प्रश्न में हम मासा निकालें, किस प्रश्न में हम लासा निकालें, क्योंकि इस तरह के काफ़ी पैटर्न के क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर यहाँ पर लिखा हो से भाग देने पर, तो वहाँ पर आपको क्या निकालना है, लासा निकालना है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए। एक क्लू ये भी है कि छोटी से छोटी संख्या और से भाग देने पर, तो यहाँ पर क्या निकालना होगा, लासा निकालना होगा। तो 75, 80 और 135 का जब हमने लासा निकाला तो वो आ गया 10,800। अब ये मैं आपको करके नहीं बता रहा हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो लासा इसका कितना निकल के आया, 10,800 यहाँ पर लासा इसका निकल आया। अब ये भी साथ में कह रहे हैं कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। 3 शेष कब बचेगा, जब संख्या होगी ज़्यादा। जैसे हम अगर ये कहते हैं 5 से हम भाग दे रहे हैं 12 को, तो कितना शेष बचेगा, 5 दूना 10, और ये कट जाएगा तो 2 शेष बचेगा। अब 2 शेष क्यों बच रहा है, क्योंकि ये जो संख्या है ये 2 ज़्यादा है। हम अगर 5 से भाग देना चाहें तो 10 से भाग देंगे तभी पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन अगर हम 10 को बढ़ाकर ज़्यादा कर दें, यानी 12 कर दें, तो जब 12 से भाग देंगे तब हमें शेष मिल जाएगा। तो वही यहाँ पर है कि 10,800 में 3 को क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा। 3 क्योंकि शेष बच रहा है, शेष बच रहा है, इसका मतलब हमें संख्या ज़्यादा लानी है। 10,800 तो हम ले आए लासा, अब यहाँ पर हमें संख्या ज़्यादा लानी है तो 3 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा 10,803। ठीक है, चलिए अब अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14। एक त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करो। वर्ग मीटर में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि जो आधार सेंटीमीटर में दे रखा है, ऊंचाई सेंटीमीटर में दे रखी। तो हम इस सेंटीमीटर को सबसे पहले हम वर्ग मीटर में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि हमें वर्ग मीटर में क्षेत्रफल निकालना है। तो आधार आपका दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो जब सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 100 से भाग देना पड़ता है। तो 15/100 कर लेंगे तो हो जाएगा 0.15 मीटर। ये तो आपको डिवाइड करना तो आता ही होगा। अब ऊंचाई को हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये 8 सेंटीमीटर है। अब इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 8/100, और 8/100 कितना होता है, 0.08। कैसे करते हैं ये आपको बता दें, 0.8/100, सॉरी ये 8/100 है। ठीक है, अब हमें यहाँ से 2 जीरो घटाने हैं, हटा देने हैं 2 जीरो। तो यहाँ पर जो ऊपर है वहाँ पर हमें 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना होगा। एक अंक तो आपका 8 पहले से ही रखा है, हमें 2 अंकों के बाद लगाना, तो जीरो आपको ज़बरदस्ती बढ़ाना पड़ेगा, फिर आप दशमलव लगाइए, यानी 0.08। वही यहाँ पर देख सकते हैं किया गया है 0.08। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको मालूम है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये रही ऊंचाई। तो 0.15 इंटू 0.08, और आधा पहले ही यहाँ पर
मल्टीप्लाई कर दिया गया। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2 से ये काटेंगे तो आएगा 0.04, 15 और 0.04 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.006 वर्ग मीटर। आप इसको अगर करके देखेंगे तो आपका यही आएगा, आप करके देख लीजिएगा आराम से। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो दो क्रमागत सम संख्याएं, अगर हम पहली संख्या मान लेते हैं x, ठीक है, ये दोनों सम होंगी, पहली भी सम होगी दूसरी भी सम होगी। अभी हमने आपको बताया था कि अगर एक विषम संख्या दे रखी हो और दूसरी क्रमागत विषम संख्या पूछे तो वहां पर +2 करना पड़ता था ना। और यही सेम कंडीशन सम के में फॉलो होती है कि अगर आपको एक संख्या दे रखी है तो दूसरी उसकी क्रमागत सम संख्या कितनी होगी, उसमें हम 2 जोड़ देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर 2 को जोड़ दिया है, x + 2। पहली हमने x मानी, अब दूसरी क्रमागत सम संख्या हम मान रहे हैं तो x + 2 माननी पड़ेगी। अब बोल रहे हैं कि उन दोनों का योग कितना है, योग है 30। तो x ये हो गई पहली संख्या और x + 2 ये आपकी दूसरी संख्या हो गई, दोनों को जोड़ दिया, 30 के बराबर कर दिया। तो x 2x हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो 30 - 2 हो जाएगा 28। अब 2x में से हम 2 बाहर करेंगे यानी दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये 28/2 हो जाएगा, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाएगा वो डिवाइड में हो जाएगा, तो 28/2 होता है 14। तो यहाँ पर जो आपकी पहली संख्या आ गई वो आ गई 14, और जो दूसरी संख्या आएगी तो 14 + 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16। ठीक है, पहली संख्या हो गई 14, दूसरी संख्या हो गई 16, दोनों को जोड़ के देख लीजिए आपको 30 आ रहा है कि नहीं। 14 + 16 = 30 होता ही है, यानी आपका उत्तर जो है बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 जो है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 24 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, आयताकार मैदान का विकर्ण ज्ञात कीजिए। विकर्ण क्या होता है आप सबको मालूम होगा अच्छे से। जैसे ये आपका त्रिभुज दे रखा, चतुर्भुज दे रखा है ABCD, ये एक तरीके से मैदान है। तो यहाँ पर जो इसका विकर्ण होगा यानी आमने सामने के जो दोनों पॉइंट होंगे, जो दोनों शीर्ष होंगे, उनको जो मिलाने वाली रेखा होती है वो आपका विकर्ण कहलाती है, जो कि आपकी BD है। तो ये BD जो है वो आपका विकर्ण है। तो अब आप देख सकते हैं आपका AD दे रखा है 10, AB रखा है 24। तो BD हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर जो आपका कर्ण है वो है BD, तो BD², AB ये रख दिया और AD ये रखा हुआ है, यानी BD² = AB² + AD²। तो यहाँ पर सब वैल्यूज रख दीजिए। AB आपका दे रखा है 24, ये रख दिया। AD है आपका 10, तो ये 10 रख दिया। 24 का जब हम स्क्वायर करेंगे आएगा 576, 10 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 100। दोनों को देंगे जोड़ तो आ जाएगा 676। तो BD² = 676। तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये लग जाएगा √, यानी स्क्वायर रूट 676 पे लग गया स्क्वायर रूट। अब 676 किसका स्क्वायर होता है, आप सबको अच्छे से पता होगा। 676 किसका स्क्वायर होता है, 26 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो विकर्ण आपका निकल के आया 26 मीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला प्रश्न यहाँ पर लेते हैं, प्रश्न संख्या 17। 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरियां बिछाई जानी है। ठीक है, वर्गाकार दरियां बिछाई जानी है। एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप मैदान का कुल क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, मैदान का क्षेत्रफल निकाल लिया, लंबाई गुणे चौड़ाई करके 55 × 22 = 1210 वर्ग मीटर। अब आपको 1210 का क्या कर लेना है, गुणनखंड कर लेने हैं। तो जब 1210 के आप गुणनखंड करेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जिनका जोड़ा बन जाएगा, यानी उसमें से हम कुछ स्क्वायर निकाल सकते हैं, उसमें वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि 1210 का जब हमने गुणनखंड किया तो यहाँ पर देखिए 11 का क्या आ रहा है, 11 का यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, यानी जो 11 है वही यहाँ पर हम वर्ग लेंगे। तो यहाँ पर जो आपका 11 होगा वो उसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो वर्गाकार दरी बिछाई जानी है उसकी हम एक भुजा मान सकते हैं। तो हमने वर्गाकार दरी का जो क्षेत्रफल निकाला 11 × 11 = 121 हो गया, यानी जो आपकी वर्गाकार दरी है उसका क्षेत्रफल हो गया 121। अब मैदान का कुल क्षेत्रफल है 1210। तो जब पूरे मैदान में वर्गाकार दरियां बिछाई जानी है
तो एक दरी के क्षेत्रफल से हम भाग दे देंगे कुल क्षेत्रफल में। तो कुल क्षेत्रफल है 1210, एक दरी का क्षेत्रफल हो गया 121। तो यहाँ पर कुल दरियाँ कितनी निकल के आ गई? 10 दरियाँ निकल के आ गई। तो जितना भी पूरा मैदान है उसमें अगर हम कम से कम वर्गाकार दरियों को बिछाएंगे तो कितनी दरियां बिछेंगी? 10 दरियां बिछेंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB 5 सेंटीमीटर हो, कोण A बराबर 55 हो और B 45 हो। कैसे करेंगे इसे? सबसे पहले हम लोग AB एक रेखा खींच लेंगे। ये AB हो गई, कितनी की है? 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब चांदे की सहायता से हम A पर 55 डिग्री का कोण बना लेंगे। ये हमने 55 डिग्री का कोण बना दिया और B पर चांदा रख के B को सेंटर मानते हुए चांदे की सहायता से हम 45 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो ये हमने 45 डिग्री का कोण। अब ये जो B वाली रेखा ऊपर गई है और जो ये A वाली ऊपर रेखा गई, दोनों एक जगह मिल रही हैं, उसको नाम हम दे देंगे C का। तो ये आपका ABC त्रिभुज तैयार हो गया। अब आप इसमें रचना लिखने को कहा नहीं गया तो आप इसमें रचना ना लिखिए, सिर्फ और सिर्फ आप सीधा सीधा यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? त्रिभुज की रचना कर दीजिए बस। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इनमें से किसी भी प्रश्न में डाउट है, आपके समझ में ना आया हो, तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। उस प्रश्न का उत्तर, उस प्रश्न का सलूशन आपको अलग से बता दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ का वर्ष 2016 में जो पेपर आया था, इसके पूरे 18 प्रश्न आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। और अगर कोई भी डाउट होता तो आप नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।